सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एम्बुलेंस दिखाई गई क्योंकि एक लड़की को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा है क्योंकि उसके पैर पर चोट आई है स्कूल में एक दूसरी लड़की से लड़ने की वजह से। इसलिए वो चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो, मुझे अभी अपना बदला लेना है, लेकिन नर्स उसे जाने नहीं दे रही थी। तो वहीं अब हम ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी जिंगहाओ को देखते हैं जो कि एक सर्जन है। वो उस लड़की के पास आया और उसे समझाने लगा कि पहले तुम्हें अपना इलाज करा लेना चाहिए, मगर वो लड़की मान नहीं रही थी। तो तब जिंगहाओ बोला कि अगर तुम ऐसी कंडीशन में वापस गई और अगर बाई चांस फिर से गिर गई और पैर पर और गहरी चोट आ गई तो इससे तुम्हारी ही इंसल्ट होगी और सब तुम पर हंसेंगे। तो तब जाकर वो लड़की शांत होती है। जिंगहाओ अब थोड़ी आगे आया तो उसकी सिस्टर जिसका नाम यिमी है वो जिंगहाओ को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी, पर जब जिंगहाओ माना नहीं तो तब यिमी बोली कि तुम आज भी अपनी उस क्लासमेट को भुला नहीं पाए हो ना जिसका नाम हानफे था, इसलिए ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाते हो, जबकि उस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो तब जिंगहाओ अपनी बड़ी बहन को समझाता है कि दीदी मुझे किसी की याद नहीं आती, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे अकेले रहने दो। और जब कॉल कट करके उसी स्टूडेंट के पास आया तो वो स्टूडेंट अब भी नाराज थी कि तुम लोगों ने मुझे बदला लेने जाने नहीं दिया था। और जब यहाँ वो कुछ ऐसी बातें बोलती है जो कभी जिंगहाओ की क्रश यानी हानफी बोला करती थी, इसलिए जिंगहाओ कहता है कि तुमने मुझे पुराने दिन याद करा दिए। और फिर तभी यहाँ से चला गया एंड लिफ्ट में आकर अपनी क्रश को याद करने लगा कि कैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। अब स्टोरी को हम 10 साल पीछे से देखते हैं जहाँ हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है हानफे। हानफे कुछ रीजंस की वजह से दूसरे स्कूल से जिंगहाओ के स्कूल में ट्रांसफर हुई है। जब वो टीचर के साथ क्लास में आती है एंड टीचर हानफे से इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं तो तब वो सबसे बस इतना ही कहती है कि मेरा नाम हानफे है, मुझे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं, इसलिए सब मुझसे दूर रहना, अदरवाइज जब मैं मारती हूँ तो बहुत दुखता है। तो ये सुनकर सभी हैरान हुए और शोर करने लगे कि वाव ये कितनी कूल है, एकदम डेंजरस। फिर जब हानफे अपनी सीट पर जाने लगी तो तब उसे जाते हुए देखकर जिंगहाओ बोला कि मैं हानफे को देखकर ही समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि सबसे एकदम अलग है, और वैसे भी मैं कौन सा नॉर्मल स्टूडेंट हूँ यानी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बॉय हूँ। कि तभी एक बुली बॉय उसके ऊपर कुछ फेंक के मारता है जिसका नाम है टाओ, जो रोज जिंगहाओ से अपने काम कराता है। फिर दिखाया गया कि जिंगहाओ कैसे बुरी तरह डरता हुआ यहाँ से भागता जा रहा है पूरी भीड़ को चीरते हुए, क्योंकि उसे टाओ का सामान 5 मिनट के अंदर लाकर देना था, वरना टाओ जिंगहाओ की चटनी बना देता। जिंगहाओ बताता है कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं पैदा ही इन तीनों से बुली होने के लिए हुआ हूँ क्योंकि मुझे चैन से जीने नहीं देते। पर हाँ, एक फायदा था कि रोज इन तीनों का होमवर्क करने की वजह से मेरी स्टडी अच्छे से हो जाती थी, लेकिन तब भी इन तीनों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। ये मुझे बात बात पर मारते थे और मेरे पैसे भी हमेशा मुझसे छीन लेते थे। मेरा दोस्त ये सब छुप कर देखता था पर कभी मेरी हेल्प कराने नहीं आता था। ये लोग मुझे फ्री की दर्द भरी मसाज भी देते थे ये देखने के लिए कि इंसान का कौन सा पार्ट ज्यादा मोड़ने पर और ज्यादा दुखता है, ताकि फाइट में ये चीज जानकर उन्हें हेल्प मिल सके। यानी मुझे इन सब ने रोज इतना परेशान कर दिया कि लास्ट में मैंने खुद को फ्री करने के लिए सुसाइड करने का डिसाइड करा। मैंने सुसाइड नोट लिख दिया और अब मैं सुसाइड करने के लिए रेडी था। वैसे तो ऊंचाई से मेरी जान निकलती है पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि मैं और ज्यादा बुली होकर जी नहीं सकता हूँ। गॉड प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। और जब जैसे कूदने ही वाला था कि तभी कोई उसके सुसाइड नोट को रीड करने लगा, जो सुनकर वो बुरी तरह शॉक रह जाता है कि कौन है। फिर जब देखता है कि ये तो मेरी क्रश हानफे है, इसलिए उसको देखते हुए कहने लगा कि ये लड़की मुझे एंजल की तरह इतनी प्यारी लगती थी कि इसे देखकर मैं ये तक भूल गया कि मुझे ऊपर से नीचे जंप मारनी है। हानफे लेटर रीड करती है जिसमें जिंगहाओ ने ये सब बातें लिख रखी है कि मेरे मरने के बाद मेरा फ्यूनरल मत करना, ना ही मुझे समाधि देना, बस मेरे ऑर्गन से जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर देना, मेरी बुक्स और सीडीज को भी चैरिटी में डोनेट कर देना, और जब मेरी डेथ की न्यूज टीवी में दिखाया जाए तो मेरी अच्छी वाली फोटो मीडिया वालों को देना, साथ ही मेरे नाम को भी अमर करा देना, और भी पता नहीं क्या क्या। जिंगहाओ काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है, इसलिए जब हानफे से लेटर छीनने आने लगा कि तभी काफी बुरी तरह वो नीचे गिर गया एंड उससे अपनी पुरानी चोटों पर इतनी बुरी चोट आई कि वो उठने तक की हिम्मत नहीं कर पाता है, इसलिए तभी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। हानफे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उठे हुए हो, अब सोचो कि अगर एक चेयर से गिरने पर तुम्हारा ये हाल है, अगर तुम 3rd फ्लोर से कूद जाते तो तुम्हारी शरीर की सब हड्डियां टूट जाती। और फिर जिंगहाओ को काफी ज्यादा मोटिवेट करने लगी कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। जिंगहाओ मरने से पहले हानफे के लिए मिल्क बॉटल छोड़कर जा रहा था तो वो उस बॉटल को जिंगहाओ को ही दे देती है और समझाती है कि जिंदगी में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए वरना रिग्रेट रह जाता है। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब जिंगहाओ हानफे के काफी समझाने पर सुसाइड करना कैंसिल कर देता है और अब उसकी लाइफ फिर से पहले की तरह चलने लगी थी, यानी रोज बुली बॉयज का होमवर्क करना। जिंगहाओ बताता है कि मैंने कुछ दिन तो सरवाइव करा लेकिन अब मेरे कपड़े उतार दिए गए थे, मुझे पूरे स्कूल के सामने भगाया जा रहा था, सब लोग मेरे ऊपर बुरी तरह हंस रहे थे, मेरी जिंदगी और ज्यादा नर्क बन चुकी थी सिर्फ टाओ और उसके दोनों चमचों की वजह से। इसलिए मैंने एक बार फिर सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया था, पर ऊंचाई देख देख कर मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं तब भी आंख बंद करके मरने के लिए रेडी था। तो तब हानफे एक बार फिर मुझे आवाज देती है क्योंकि वो वहीं थी और फिर मुझे ध्यान से देखने लगी। मैं खुद को छुपा रहा था तो वो बोलती है कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर से नीचे एकदम क्लियरली देख चुकी हूँ। फिर समझाती है कि आखिर तुम उन लड़कों का सामना क्यों नहीं करते हो, हमेशा सुसाइड करने की सोचते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लड़कों को सबक सिखाना मरने से ज्यादा बेटर है? अगर तुम हिम्मत करो तो तुम भी उन्हें पलट कर पंच मार सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो
हमेशा बस सबसे डर कर रहना है, डरपोक की तरह हमेशा चुपचाप सब कुछ सहना है। जिंगहाओ पहले तो सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, लेकिन फिर अपनी भड़ास निकालते हुए कहने लगा कि तुम जो मुझे डरपोक बोल रही हो, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? यानी क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो 3 है और मैं एक अकेला? मेरा सारा टाइम दिन में 3 बार उनके लिए ब्रेड्स लाने में चला जाता है। स्टोर वाली भी हैंडसम लड़कों को डिस्काउंट दे देती है, लेकिन कभी मेरी शक्ल देखकर मुझे डिस्काउंट नहीं देती। फिर अगर मैं ब्रेड लाने में 1 मिनट भी लेट होता हूँ तो वो तीनों मुझे डॉग की तरह मारते हैं, अपना होमवर्क भी मुझसे कराते हैं और मेरे पैसे भी छीन लेते हैं। मेरे ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या। यानी उन तीनों ने सच में मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है, मुझे अपना सर्वेंट बनाकर। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पलट कर वार करूं, जबकि स्कूल में कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, सब मेरे ऊपर बस हंसते हैं। मेरी मॉम रोज शाम में मुझसे मेरी चोटों को देखकर पूछती है कि ये सब कैसे लगी, पर मैं उनसे हमेशा झूठ बोल देता हूँ कि बास्केटबॉल से लगी हैं, क्योंकि मैं अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए तुम सोचो कि मैं कैसे जी रहा हूँ जहाँ मैं अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसे कैसे मेरे माइंड में सुसाइड का ख्याल नहीं आया? अब सिर्फ एक सुसाइड ही है जो मुझे इस नर्क वाली जिंदगी से छुटकारा दिला सकती है। तो तब हान फे जिंगहाओ की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बोलती है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी भड़ास सुनकर मुझे अच्छा फील हो रहा है, और फिर नीचे उतरकर जिंगहाओ के पास आने लगी। जिंगहाओ नर्वस होने लगता है, तो तब हान फे उससे कहती है कि चलो आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अब मैं तुम्हारी इंसल्ट का बदला लूंगी उस बुली बॉय टाओ से। तो ये सुनकर जिंगहाओ हैरान होने लगा। सीन कट होता है और अब हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ टाओ अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो वहीं हानफे गुस्से से स्लो मोशन में उसके पास आने लगी। यहाँ वो चलते टाइम गलती से एक लड़की की आइसक्रीम भी नीचे गिरा देती है। टाओ जब हानफे को देखता है तो बोला कि अरे तुम तो वही न्यू स्टूडेंट हो ना, तुम पर तो मेरा पहली नजर में दिल आ चुका है। तो तब हानफे ने रिप्लाई दिया कि और मैं यहाँ तुम्हें अपना दिल ही तो देने आई हूँ। टाओ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या सच में, यानी तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? हानफे टाओ से आइस क्लोज करने का बोलने लगी, जो कि वो क्लोज कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब हानफे उसे किस करेगी। लेकिन हानफे के इरादे टाओ के साथ कुछ और करने के थे, इसलिए वो सभी के सामने टाओ की पैंट उतार देती है, जो देखकर सभी लोग बुरी तरह टाओ पर हंसने लगे और जोर जोर से टाओ का मजाक बनाने लग जाते हैं। टाओ काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसके दोस्तों ने जल्दी जल्दी उसकी पैंट ऊपर कराई एंड वो सभी इन दोनों को पकड़ने के लिए भागे। तो वहीं जिंगहाओ भी ये सब देखकर हंस रहा था, लेकिन हानफे उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ लेकर भागने लगती है एंड ये सब करके वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिसको देखते हुए जिंगहाओ बोला कि मुझे हानफे ने सिखाया कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती बल्कि खूबसूरत भी बनाई जा सकती है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि जिंगहाओ खुशी से हानफे के पास आता है क्योंकि दोनों सेम बस स्टॉप से स्कूल जाते हैं। एक्चुअली वो हानफे को एज ए थैंक्स गिफ्ट देना चाहता है, पर जब नोटिस करता है कि हानफे ठीक मूड में नहीं, तो तब जिंगहाओ की उसको गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिंगहाओ को ये भी लगने लगा कि मैं अगली हूँ, इसलिए हानफे जैसी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की शायद मुझे कभी अपना दोस्त नहीं बनाए। अब हमें दिखाया जाता है कि हानफे जब स्कूल में क्लीनिंग कर रही होती है तो तब टाओ जिंगहाओ को पकड़ के लाता है एंड हानफे के ऊपर वाटर बैलून मारने के लिए फोर्स करने लगता है। जिंगहाओ को मजबूरन ऐसा करना पड़ा, जिस वजह से बैलून काफी जोर से हानफे के लगा एंड वो भीग जाती है। फिर जब ऊपर देखती है तो उससे टाओ बोला कि ये लड़का मेरा मोहरा है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इसके अंदर मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत ला सकती हो? हानफे गुस्से से यहाँ से जाने लगी, तो तब जिंगहाओ जल्दी से भागता हुआ हानफे के पास आया और माफी मांगता है, लेकिन हानफे उस टाइम बस एक वर्ड बोलती है कि तुम बेवकूफ हो और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब जिंगहाओ को काफी ज्यादा अफसोस हुआ। जिंगहाओ बताता है कि ये लास्ट टाइम था जब मैंने हानफे को स्कूल में देखा था, यानी इस दिन के बाद वो फिर कभी स्कूल वापस नहीं आई थी। काफी दिन बीत चुके थे और फाइनल एग्जाम भी आ चुके थे, जो जब मैं देने जा रहा था तो मैंने आखिरी बार हानफे को रोड पर चलते हुए देखा था। मैंने हानफे को आवाज दी तो वो बोली कि क्या तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हो? जिंगहाओ परेशान होकर पूछता है कि क्यों, क्या तुम बीमार हो? तो तब वो कहती है कि नहीं, मुझे बस वहाँ जाना है। जिंगहाओ हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान गया, लेकिन तभी ड्राइवर बोले कि तुम एग्जाम के लिए लेट हो रहे हो। तो तब हानफे को याद आता है कि अरे हाँ, आज फाइनल एग्जाम है, इसलिए वो जबरदस्ती जिंगहाओ को एग्जाम देने के लिए भेज देती है एंड खुद रोते हुए जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी, जो सब देखकर जिंगहाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था। अब इस बात को पूरे 3 दिन बीत चुके थे एंड हानफे आज भी स्कूल नहीं आई थी कि तभी एक लड़की सभी को आकर बताती है कि हानफे की डेथ हो चुकी है। तो ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या ये बात सच है? तो वहीं जिंगहाओ भी इस बात को सुनकर फ्रीज हो चुका था। वो लड़की बताती है कि ये बात एकदम सच है क्योंकि मैंने ये सब बातें टीचर ऑफिस से सुनी है, जहाँ हमारी क्लास टीचर भी हानफे की डेथ का सुनकर काफी ज्यादा रो रहे हैं। तो तब जिंगहाओ, जो कि हानफे की डेथ का सुनकर सदमे में जा चुका था, वो गुस्से से पेन कॉपी पर चलाने लगा और बहुत ही ज्यादा रोया, ये कहते हुए कि जो लड़की मुझे सुसाइड करने से रोकती थी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती थी, आज वही जिंदा नहीं रही। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? और बस जिंगहाओ हानफे के बारे में सोच सोच कर काफी ज्यादा रोता जाता है, क्योंकि वाकई उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस लड़की को उसने वन साइडेड लव करा वो अब मर चुकी है। जिंगहाओ बताता है कि हानफे के जाने के बाद वापस से मेरी जिंदगी पहले जैसी बन गई थी, पर मैंने हार नहीं मानी, यानी खुद को जिंदा रखा, क्योंकि मुझसे हानफे ने कहा था कि मुझे कभी खुद को मारना नहीं है।
सीन कट होता है एंड स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अब हम जिंगहाओ को उसके फ्रेंड फैंग के साथ देखते हैं, जो कि जिंगहाओ से पूछ रहा है कि तुम स्कूल रियूनियन पार्टी में चलोगे ना। जिंगहाओ साफ मना कर देता है, तो तब फैंग कहने लगा कि अच्छा तुम हानफे की वजह से नहीं जा रहे हो है ना, यानी अगर वो होती तो तुम पक्का चलते। तो तब जिंगहाओ फैंग को देखते हुए कहने लगा कि वैसे मेरी स्कूल लाइफ के बुरे दिन इसी की वजह से शुरू हुए थे। फिर अब पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जब फैन बार बार जिंगहाओ को परेशान करके उससे उसका होमवर्क मांग रहा था कॉपी करने के लिए, तो तब पहले तो जिंगहाओ मना कर रहा होता है, लेकिन जब फैन माना ही नहीं तो तब जिंगहाओ अपनी कॉपी फैन को फेंक कर देने लगा, लेकिन वो कॉपी उड़ते हुए डायरेक्ट टाओ के जा लगी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ था। और बस फिर उस दिन के बाद से टाओ ने जिंगहाओ को बुली करना शुरू कर दिया था। बाद में फैन जिंगहाओ को सॉरी करने आया, लेकिन कह रहा है कि पर अब प्लीज तुम मेरे साथ मत रहना, क्योंकि अगर टाओ को पता चल गया कि हम दोनों दोस्त हैं तो वो मुझे भी बुली करने लगेगा, बाकी दिल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तब जिंगहाओ फैन पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन फैन बस यही कहता जा रहा था कि मेरे पास मत आओ वरना टाओ हम दोनों को साथ में देख लेगा। तो तब जिंगहाओ स्कूल टाइम में फैन से दूर ही रहा करता था। वेल प्रेजेंट में फैंग बोला कि क्या तुम अब भी मुझसे पुरानी बातों को याद करके गुस्सा हो, पर देखो मैंने दोस्ती तो निभाई है तुम्हारी टाइगर जैसी बहन से शादी करके, जिसका मैं ख्याल भी रखता हूँ। तो तब जिंगहाओ बोला कि हाँ ये बात तो सच है कि इसने मेरी बहन को पटाकर उससे शादी कर ली थी। फिर जिंगहाओ और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, और जब काफी ज्यादा ड्रंक हो गया तो कहता है कि पता नहीं वो कौन सा सॉन्ग होगा जो मेरी हानफी सुना करती थी, मैं भी उस सॉन्ग को सुनना चाहता हूँ। कहते भी जिंगहाओ की बहन यानी जीसू भी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जिंगहाओ भाग रहा था, लेकिन जीसू उसे रोकती है और फिर से यही सब लेक्चर देने लगती है कि तुम कब तक सिंगल रहोगे, मैंने कितनी बार कहा है कि ब्लाइंड डेट पर चले जाओ लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। जिंगहाओ साफ मना कर देता है कि मेरे दिल में आज भी हानफी को नहीं बचाने का रिग्रेट है, इसलिए मैं उस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने उससे कहा था कि मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, पर उसने मुझे एग्जाम के लिए भेज दिया था। काश मैंने उस दिन हानफी को जबरदस्ती कार में बिठा लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। जीसू और फैन दोनों उदासी से जिंगहाओ की बातों को सुन रहे होते हैं कि पूरे 10 साल हो गए लेकिन ये अब भी हानफी को भुला नहीं पाया है। इसलिए फैन कहता है कि वैसे सिंगल रहना इतना भी बुरा नहीं होता, यानी हम सिंगल होकर आजादी से जिंदगी जी पाते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। तो तब जीसू कहती है कि क्या मैंने तुम्हें जेल में कैद कर रखा है जो तुम मेरे भाई के सामने ये सब बकवास कर रहे हो। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, इसलिए जिंगहाओ चुपचाप यहाँ से उठकर जाने लगा कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तुम दोनों लड़ते रहो। और फिर तभी यहाँ से चला गया और एक बार में आया और यहाँ आकर बैठ जाता है। बार ओनर बताते हैं कि ये बार बंद हो चुका है क्योंकि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि अच्छी बात है, चलो आखिरी बार साथ में पीते हैं। बार ओनर मान गया, लेकिन साथ ही बता भी रहा होता है कि काश मेरी बेटी मेरे साथ होती तो आज मैं भी खुशी से जी रहा होता, मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला होता। और फिर तभी दिखाया गया कि उनके पास हानफी की फोटो है, इसका मतलब ये हानफी के फादर हैं, लेकिन इस बारे में जिंगहाओ को पता नहीं है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं कि तभी अचानक लाइट चली गई, जिस वजह से जब हानफी के फादर लाइट ऑन करने लगे तो तब जिंगहाओ एक बॉक्स से टकराया, जिसे जब वो ऊपर उठा के रखता है तो उसकी नजर एक डायरी पर गई जिस पर हानफी का नाम लिखा है। तो ये देखकर वो शॉक रह गया कि क्या ये हानफी की डायरी है, और फिर तभी डायरी को रीड करने लगता है जिसमें हानफी ने यही सब बातें लिखी हुई थी कि प्लीज कोई मुझे बचा लो, मैं बहुत अकेली हूँ। जिंगहाओ शॉक रह गया ये सब देखकर कि तभी वहाँ रखा हुआ एक बहुत ही पुराना रेडियो ऑन हो जाता है, जिसके अंदर से आवाज आई कि क्या तुम 10 साल पुराना फेमस सॉन्ग सुनना चाहते हो, जिसे सुनते ही आप 10 साल पीछे चले जाओगे, क्या आप 10 साल पीछे जाना पसंद करोगे। जिंगहाओ कहता है कि हाँ। तो अब जैसी सॉन्ग प्ले हुआ कि तभी जिंगहाओ को हानफी नजर आने लगी जो कि कहीं जा रही है, इसलिए जिंगहाओ जल्दी से बाहर आ जाता है और हानफी को सब जगह ढूंढने लगा। हानफी उसे फिर से नजर आई जिसका वो पीछे करने लग जाता है, एंड उसके हाथ में हानफी की डायरी भी है जिसे वो बाहर से ले आया है। एक्चुअली जिंगहाओ हैरान है कि आखिर इतने साल बाद मैं हानफी को देख कैसे पा रहा हूँ, क्योंकि हानफी को तो मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो वहीं दिखाया गया कि ये लड़की सच में हानफी ही है जिसको जिंगहाओ आवाजें दे रहा था, लेकिन वो सुनती नहीं। फिर एक डोर के पास आकर रुक गई एंड जिंगहाओ को देखकर स्माइल करने लगती है। जिंगहाओ काफी ज्यादा खुश हुआ इतने टाइम के बाद हानफी को देखकर, लेकिन तभी हानफी डोर ओपन करती है और उसके अंदर चली जाती है। तो जब जिंगहाओ को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए वो भी उस डोर को खोलता है और खुद भी अंदर चला गया, जहाँ बस रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि जिंगहाओ 10 साल पीछे पास्ट में आ चुका है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है, लेकिन अभी इस बारे में उसे पता नहीं है। वेल जब वो सो रहा था तो उसकी बहन जीसू उससे आकर लड़ने लगी कि तुमने मेरा हेयर स्ट्रेटनर क्यों यूज करा। जिंगहाओ कहता है कि तुम सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही हो। तो तब वो कहती है कि तुम्हारा घर मतलब ये घर हम सबका है, तुम इसे अपना कैसे बोल सकते हो। जिंगहाओ उठा और जब अपनी बहन का फेस देखता है जो कि यंग नजर आ रही है तो पूछने लगा कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। जीसू कहती है कि नहीं, मैं बचपन से ही सुंदर हूँ और अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। और फिर जब जिंगहाओ के वॉलेट से पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है तो तब जिंगहाओ को समझ नहीं आया कि आखिर ये रूम इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है। और फिर अब जैसे उसने खुद को मिरर में देखा तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया अपने 10 साल पुराने स्कूल वाले लुक को देखकर, इसलिए काफी बुरी तरह चिल्लाने लगता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।